So let's start with the first chapter which is introduction to macroeconomics. ठीक है, मैक्रोइकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है. इकोनॉमिक्स से ही माइक्रो और मैक्रोइकोनॉमिक्स आया है. तो उससे पहले हम समझते हैं कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है. ठीक, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी या फिर प्रॉब्लम्स विच वी आर डीलिंग इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं होल यूनिट या फिर एक एग्रीगेट लेवल पे, वो है हमारा इकोनॉमिक्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने इन्वेंट किया था 1776 में. ये एक बहुत बेसिक सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. ओके, सो इकोनॉमिक्स व्हाट इज प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी. ठीक, जिससे हम डील कर रहे हैं. ओके, या फिर हमारा सराउंडिंग. अब आते क्या क्या प्रॉब्लम्स होती इकोनॉमी में. प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी, दो टाइप का इकोनॉमी में प्रॉब्लम होता है. ठीक है, फर्स्ट है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. फर्स्ट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. सेकेंड इज स्केर रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. स्केर रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ठीक, तो ये है दो टाइप के प्रॉब्लम्स. फर्स्ट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, सेकेंड इज स्केर रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ओके, अब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस होता क्या है. स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो ये है लिमिटेड रिसोर्सेस. ठीक है, मतलब मैं इसे लिमिटेड रिसोर्सेस भी बोल सकती हूँ. इसका मतलब ये है कि हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेस अवेलेबल है बट लिमिटेड है, जिन्हें हमें जिनका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. मतलब हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस है वो स्केयर है, लिमिटेड है. ओके, अब आता है स्केयर रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. मतलब जो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है उनका भी ऑल्टरनेटिव यूजेस है. ठीक है, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारी इकोनॉमी में उनका भी ऑल्टरनेटिव या मल्टीपल यूज है. ओके, अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ वुड का. ठीक है, वुडन प्लैंक. अगर मैं एक वुडन प्लैंक का एग्जांपल लेती हूँ तो एक वुडन प्लैंक से मैं फर्नीचर, चेयर, बेड, टेबल, ये बहुत सारी ऑल्टरनेटिव चीज़ें या मल्टीपल चीज़ें बना सकती हूँ. उसी को यहाँ पे कहा गया है हमने ऑल्टरनेटिव यूज. ओके, वुडन प्लैंक इज आवर स्केयर रिसोर्सेस एंड इट्स मल्टीपल यूज या फिर ऑल्टरनेटिव यूज इज ऑल्टरनेटिव. ओके, सो ये दो टाइप का प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड स्केयर रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ये था हमारा एक बेसिक सा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन. अब मेन में आते हैं हम ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में दो टाइप्स होते हैं या फिर इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच होते हैं. ओके, फर्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये दोनों ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो आपके 12th में था, जो पहले का कोर्स था उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो दोनों आपके 12th में थे. बट माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी शिफ्ट हो गया 11th में, तो अभी आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है. ओके, 12th में आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना है. तो अब समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है. माइक्रो, ये वर्ड से ही मुझे समझ में आ रहा है कि मैं एक इंडिविजुअल या किसी एक छोटी चीज़ की बात कर रही हूँ. ठीक है, इंडिविजुअल या फिर मैं किसी एक छोटी चीज़ की बात कर रही हूँ. माइक्रो का मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है. माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस. इसका मतलब ही होता है इंडिविजुअल. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट जिसको मैं कंसिडर करती हूँ, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, ये डिराइव्ड होता है ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस. माइक्रोस का मतलब ही इंडिविजुअल होता है. ओके, अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. माइक्रो का मतलब तो हमने समझा एक इंडिविजुअल यूनिट. ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो हमें एक वर्ड से ही समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे एक होल या एग्रीगेट या फिर पूरे एक नेशन या कंट्री की बात कर रही हूँ. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मैं एक कंट्री या नेशन की बात कर रही हूँ. ओके, तो मैक्रो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है
मैक्रोज, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब ही होता है क्या, होल या फिर एग्रीगेट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जहां पे हम होल, एग्रीगेट या एक पूरे चीज की या फिर पूरे यूनिट की बात करते हैं, ओके, उसको मैं बोलूंगी, उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। मैक्रोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है होल या फिर एग्रीगेट, ओके। अब इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पे पढ़ा इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे हमने बेसिक 2 टाइप का प्रॉब्लम पढ़ा, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और स्केयर रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बट हमें इस चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, तो हमें प्रॉब्लम भी मैक्रो लेवल पे देखना होगा, मैक्रो लेवल पे पढ़ना होगा। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो मैक्रो लेवल पे होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जीडीपी, डिमांड सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, ये जो भी प्रॉब्लम है ये मैं मैक्रो लेवल पे देखूंगी, ओके। ये प्रॉब्लम्स मैक्रो लेवल के प्रॉब्लम्स है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे, ओके। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हम पूरे इकोनॉमी का देखते हैं, हम पूरे कंट्री, पूरे नेशन का कंसिडर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर मुझे कंसिडर करना है तो मुझे पूरे इकोनॉमी या फिर पूरे कंट्री को लेना होगा, ओके। सो प्रॉब्लम ऑफ जीडीपी या प्रॉब्लम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी मैं किस में कंसिडर करूंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर आता है आपका डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई भी हम पूरे इकोनॉमी, पूरे नेशन का कंसिडर करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ओके। लास्ट आता है इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट। पूरे, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूं तो मैं पूरे नेशन या पूरे इकोनॉमी का जो इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है वो कंसिडर करूंगी, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक प्रॉब्लम है जो मैं किस में कंसिडर करती हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल या फिर एग्रीगेट की बात करते हैं, ओके। अब अगर हम होल या एग्रीगेट की बात कर रहे हैं तो ये एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट किस किस टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं कि इकोनॉमी में एग्रीगेट्स क्या क्या है, ओके। एग्रीगेट का टर्म हम समझे क्या, जब हम पूरे या होल या पूरे यूनिट को लेते हैं हम तो वो एग्रीगेट में आता है, ओके। अब एग्रीगेट डिमांड भी हो सकता है, एग्रीगेट सप्लाई भी, एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम्स में भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल में प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट एक माइक्रो मैक्रो दोनों लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट लेते हैं या फिर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे कि एग्रीगेट्स का मतलब हमने पढ़ा होल, एक होल यूनिट, ओके। उसमें आता है आपका क्या क्या, एग्रीगेट डिमांड, डिमांड पूरे नेशन में होता है, डिमांड पूरे कंट्री में होता है, ओके। अब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या, सप्लाई पूरे नेशन में होता है, अगर डिमांड है तो सप्लाई भी होगा, तो ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, ओके। हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो लेवल पे बात करें, इसीलिए हर टर्म में मैंने एग्रीगेट यूज किया हुआ है, ठीक है। एग्रीगेट मतलब मैं पूरे यूनिट की बात कर रही हूँ, ना ही एक इंडिविजुअल और पर्टिकुलर यूनिट की। अब कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन करता है, हम हाउस होल्ड करते हैं। अब एक अगर मुझे इंडिविजुअल या पर्टिकुलर यूनिट का कंजम्पशन कंसिडर करना है तो मैं उसके लिए माइक्रो में जाऊंगी, बट मुझे यहाँ पे एग्रीगेट कंजम्पशन कंसिडर करना है, एग्रीगेट कंजम्पशन लेना है, मतलब मैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ। लास्ट आता है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट,
ओके जो पूरे नेशन में, पूरे होल यूनिट में इन्वेस्ट हो रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। ओके और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, इसीलिए हम यहाँ पे एग्रीगेट टर्म यूज कर रहे हैं। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ओके टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी में जिस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके ये फर्दर क्लासिफाइड है 4 टाइप्स में। ओके फर्स्ट हमारा टाइप है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, and the fourth is capital goods. These are 4 type of goods which are produced in the economy. Okay? अब होता क्या है ये चारों गुड्स, आइए समझते हैं। फाइनल गुड्स, ये फाइनल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये एक फाइनल या एंड प्रोडक्ट हो सकता है। ओके तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए या फिर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर कंज्यूमर कंजम्पशन नीड्स के लिए टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये गुड्स रेडी होता है। मतलब इसका जो एंड यूज है, ठीक है, इसका जो एंड यूज है वो कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए हम यूज करते हैं। अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो मैं इसको ये बोल सकती हूं कि जो गुड बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने के लिए रेडी हो। ओके जो गुड बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने के लिए रेडी हो उसे हम फाइनल गुड्स बोल सकते हैं। ओके तो फाइनल गुड्स क्या है, जिसका एंड यूज क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए फाइनल गुड्स यूज होता है। और मैं अगर बोलूँ तो जो गुड बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है फॉर द एक्सपोर्ट, दैट इज फाइनल गुड्स। क्लियर है फाइनल गुड्स। सेकेंड आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो ना कि फाइनल गुड्स होता है और ना ही रॉ मटेरियल होता है। ओके ये बीच का गुड्स होता है। इंटरमीडिएट गुड्स बहुत कभी कभी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, कभी कभी एज अ फाइनल गुड्स यूज़ किया जाता है। ओके तो इंटरमीडिएट गुड्स ना ही फाइनल प्रोडक्ट के लिए तैयार है और ना ही वो रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट आते हैं हम कंज्यूमर गुड्स पे। ओके कंज्यूमर, ये तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। कंज्यूमर कौन, हम। कंज्यूमर जो कंज्यूम करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करे वो कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स जिन गुड्स को यूज किया जाता है क्यों, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सिंपल, वो है कंज्यूमर गुड्स। ओके लास्ट आता है हमारा कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल टर्म आया, इसका मतलब ये आता है इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। ओके ऐसे गुड्स जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं पैसे लगा रही हूँ, तो मुझे उसका रिटर्न ऑफ मिल रहा है, मतलब मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है। ठीक है कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स, आप समझ सकते हो। ओके फिक्स्ड एसेट्स क्या है, हम फिक्स्ड एसेट्स में पैसे लगाते हैं और उससे हमें बेनिफिट होता है या फिर प्रॉफिट मिलता है। ओके तो ये 4 टाइप के गुड्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ओके अब कंज्यूमर गुड्स को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है 4 टाइप्स में कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाइड किया गया है। ओके फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड है सेमी ड्यूरेबल, थर्ड है नॉन ड्यूरेबल एंड लास्ट है सर्विसेज। ये 4 कंज्यूमर गुड के टाइप्स हैं। ओके ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? ड्यूरेबल मतलब जिसे हम बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं। ड्यूरेबल मतलब अगर ड्यूरेबल टर्म आता है इसका मतलब ये टाइम से रिलेटेड है। ओके टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होता है? जिस भी गुड्स को हम बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं और वो फर्दर यूज किया जा सकता है। ओके वो है ड्यूरेबल गुड्स। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं इसके एग्जाम्पल में लिख सकती हूँ टीवी, ठीक है,
वॉशिंग मशीन, व्हीकल, ये सारे गुड्स क्या है, ड्यूरेबल हैं, जिनको हमने एक बार लिया वो हम फर्दर यूज कर रहे हैं या कर सकते हैं या बहुत साल तक हम यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या है कि जिस भी गुड्स को हम या तो एक साल या उससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम उसे ज़्यादा साल तक या ज़्यादा ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा, 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर। ओके, थर्ड आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब यहाँ पे ड्यूरेबल था, मतलब जिस गुड्स को हम रख के उसे फर्दर यूज कर सकते हैं वो था ड्यूरेबल, जिसे हम बहुत साल तक या बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं वो ड्यूरेबल था। तो नॉन ड्यूरेबल क्या होगा, जिसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते या फिर हम उसे फर्दर यूज नहीं कर सकते। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, अब पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स इंक्लूड क्या क्या करता है, मिल्क है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, है ना, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आ गया। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एक सिंपल एग्जाम्पल है पेरिशेबल गुड्स, जिसको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, हमें वो जल्दी यूज़ करना होता है। ओके, दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब लास्ट आता है हमारा सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज किसी टाइप का गुड्स नहीं होता है। सर्विसेज क्या है, एक नॉन मटेरियल गुड्स है जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। सर्विसेज में क्या, इंश्योरेंस, बैंक, फाइनेंस, जॉब, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी सर्विसेज में। तो वो क्या करती है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे गुड्स एक ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वैसी सर्विसेज भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया कि टाइप्स ऑफ गुड्स जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं वो 4 टाइप में क्लासिफाइड है। फर्दर जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी 4 टाइप में क्लासिफाइड हैं। ठीक है, इनका मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या होता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ओके, ये था टाइप्स ऑफ गुड्स जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ओके, क्या क्वेश्चन है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, व्हाई। ओके, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, या तो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है या तो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। ओके, तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैपिटल गुड्स और ये प्रोड्यूसर गुड्स होता क्या है। ठीक है, ये कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड होता क्या है। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो गुड्स प्रोडक्शन में काम आते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंपल है, प्रोड्यूसर गुड्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और, ठीक है, और यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कभी कभी प्रोड्यूसर गुड्स रॉ मटेरियल के टाइप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कभी कभी प्रोड्यूसर गुड्स प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किया जाता है और कभी कभी वो दूसरे गुड्स में, ठीक है, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे लिखा है अगर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, इसका मतलब है यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल। हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा अभी हाँ, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बारे में पढ़ा। ड्यूरेबल मतलब जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम फर्दर यूज कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये था इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स आपका ड्यूरेबल भी हो सकता है, प्रोड्यूसर गुड्स आपका नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। क्यों?
अगर प्रोड्यूसर गुड्स प्रोडक्शन में काम आता है तो वो है ड्यूरेबल। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं इस एग्जांपल में मैं फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल ले सकती हूँ। फिक्स्ड एसेट्स में मैं मशीन ले सकती हूँ। ठीक है, मशीन एक ड्यूरेबल गुड्स है जिसको मैं स्टोर करके रख के फर्दर यूज कर सकती हूँ। अगर मैं उसी को दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज कर रही हूँ, ठीक है, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में यूज कर रही हूँ, मतलब वो क्या हो गया, मेरा रॉ मटेरियल। ठीक है, वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स क्या बन गया, नॉन ड्यूरेबल। ओके, रॉ मटेरियल में अगर मैं एग्जांपल लूँ वुड का, एक वुडन प्लैंक। ठीक है, वुडन प्लैंक मेरा चेयर, फर्नीचर, ये सारी चीजें बनाने में यूज होता है। लेकिन मैं वुडन प्लैंक अगर मेरा उससे चेयर बन चुका है या फिर मेरा उस वुडन प्लैंक से फर्नीचर बन चुका है तो मैं उस वुडन प्लैंक को फर्दर यूज नहीं कर सकती। ठीक है, मैं उस चीज को फर्दर यूज नहीं कर सकती, वो मेरा एक फाइनल प्रोडक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल लिया, मैंने मशीन का एग्जांपल लिया, मशीन से अगर मैं प्रोडक्शन देती हूँ तो मैं मशीन को फर्दर यूज कर सकती हूँ प्रोडक्शन में। ठीक है, मैं उसको बार बार साल दर साल उस मशीन को मैं प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकती हूँ। तो प्रोड्यूसर गुड्स ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। ओके, अब कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स हमने वहां पे भी पढ़ा। कैपिटल वर्ड से समझ आना चाहिए इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स को हमेशा फिक्स्ड एसेट्स या ड्यूरेबल गुड्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, कैपिटल गुड्स जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं पैसे लगा रही हूँ और मुझे बाद में प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें मुझे बाद में फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, वो है कैपिटल गुड्स, जिसको मैं बोलती हूँ फिक्स्ड एसेट्स या ड्यूरेबल गुड्स। ओके, तो अब डिफरेंस क्या था? प्रोड्यूसर गुड्स आपका ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। मतलब प्रोड्यूसर गुड्स में मैं फिक्स्ड एसेट्स भी यूज कर सकती हूँ, रॉ मटेरियल भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन कैपिटल गुड्स हमने कैसे पढ़ा हुआ है कि कैपिटल गुड्स मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जिसमें मैंने पैसा लगाया, बाद में मुझे प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ। ओके, तो ये डिफरेंस समझ में आया। तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि ऑल कैपिटल गुड्स, मतलब देखो ऑल कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स, आर प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में भी मैंने फिक्स्ड एसेट्स लिया, मतलब जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ओके, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। पूरा प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रोड्यूसर गुड्स फर्दर दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में भी काम आते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था रॉ मटेरियल, किसका एग्जांपल लिया था? वुडन प्लैंक का। ओके, अगर मैं वुडन प्लैंक बनाती हूँ, चेयर बनाती हूँ वुडन प्लैंक से, तो वो फर्दर यूज नहीं हो सकता मेरा, वो नॉन ड्यूरेबल है। ना ही मैं वुडन प्लैंक को स्टोर करके रख सकती हूँ, उसकी स्टोर वैल्यू कम होती है, मुझे उसे जल्दी यूज करना पड़ता है प्रोडक्शन में, मैं उसे स्टोर करके नहीं रख सकती। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं, और जो जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी इंक्लूड होते हैं। ओके, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी बुक में, आप लोग एक बार पढ़िएगा। ये इस डिफरेंस के बाद आपको वो आंसर समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, ये क्वेश्चन आप ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको